हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको आईटी एक्ट पढ़ा रहा हूं। तो इसमें दोस्तों मेरी 2 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने अभी उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसको आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और दोस्तों एक बात और, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहुँचती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे डिफिनीशन क्लास जो है। तो दोस्तों इसमें टोटल जो दिया हुआ है आपके, इसमें लगभग आपका 40 डिफिनीशन दिया हुआ है। कितना? लगभग 40 डिफिनीशन दिया हुआ है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल उसमें फार्म में नहीं है, ये अल्फ़ाबेट फार्म में है, यानी ABC के फार्म में है, ना कि 1 2 3 इस फार्म में नहीं है आपका। ये अल्फ़ाबेट फार्म है, ABC के फार्म में। लगभग 40 डिफिनीशन इसमें आपके दिए हुए हैं आईटी एक्ट में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो आप आगे बढ़ते हैं इसको बिना देर किए हुए। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर पहले लिखा कि आपका जो ये 21/2000 मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21/2000। इसको मैं इसलिए बताता हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए। तो ये इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये आपके कोड एक्ट का जो है ये कोड है एक प्रकार से। अगर इसको आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा अधिनियम क्या नाम है उसका खुल के आ जाता है। आगे दोस्तों ये डिफिनीशन है आपका सेक्शन 2 में दिया हुआ है। इसमें ढेर सारी डिफिनीशन है, मैंने बताया आपको लोगों को 40 डिफिनीशन इसमें दिया हुआ अल्फ़ाबेट फार्म में, ABCD के फार्म में आपका दिया हुआ है। आगे दोस्तों इसमें हम आपको पहला डिफिनीशन जो है, एक बात और बता दें कि इसमें बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको दिक्कत होती होगी पढ़ने में, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ पर जो दिल्ली APO का एग्ज़ाम है या CBI APO का एग्ज़ाम है या CBI PP का, सभी एग्ज़ाम के जो पेपर हैं दोस्तों वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आते हैं, यानी अंग्रेज़ी माध्यम में ही पेपर ये कराए जाते हैं। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेयर एक्ट डिगलाट रखे हैं तो अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आप वहाँ से नोटिस कर लेते हैं, वहाँ से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता ही हूँ, तो आपको मैं यहाँ पर एकदम क्लियरली समझा के पढ़ाऊँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि इसका है आपको एक्सेस, पहला जो डिफिनीशन है आपका है वो एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है दोस्तों आपका यानी कि अभिगम, यानी इसका जो है आपका, इसका हिंदी जो है अभिगम होता है, इसका अभिगम। तो एक्सेस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? तो एक्सेस मीनिंग होता है गेनिंग एंट्री इनटू, यानी कि कहीं इसका मतलब होता है पहुंच होता है। जैसे एक्सेस हम आप बोलचाल की भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं कि आपकी एक्सेस वहाँ तक है या नहीं है, या किसी की एक्सेस वहाँ तक है या नहीं है किसी चीज़ तक। तो ये जो होता है एक्सेस जो होता है इसका, ये अगर हम इसको कंप्यूटर की भाषा में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो अभिगम जो इसका नाम है हिंदी में और इंग्लिश में एक्सेस, तो इसका मीनिंग होता है गेनिंग एंट्री, यानी कि प्रवेश पाना। अब प्रवेश या कहाँ पाता है? तो ये प्रवेश जैसे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में, ये कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में इसका प्रवेश ये प्राप्त करता है। तो ये दोस्तों इसका कुछ उद्देश्य होगा, किस लिए एक्सेस वहाँ पर मतलब प्राप्त करता है। तो इसका उद्देश्य फॉर द पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग, यानी कि यह दोस्तों या तो इसका उद्देश्य अनुदेश देना या संसूचना देना, इसका दो पर्पज़ से ये कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस करता है। अब ये किसके माध्यम से एक्सेस करता है ये भी जान लीजिए। तो ये जो इनका माध्यम है दोस्तों वो है लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन, रिसोर्सेज, ये तीनों के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में ये एक्सेस करता है, यानी कि उसमें अपनी पहुंचता है इन्हीं माध्यमों से, लॉजिकल, अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शनल, यानी कि तर्क संगत, अंकगणितीय और स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा यह जो है यह 2 उद्देश्यों के लिए, इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग, ये जो है अनुदेश देने के लिए और संसूचना देने के लिए, इनके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम में गेनिंग एंट्री यानी कि वहाँ पहुँचता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ एक्सेस का मतलब। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसमें एक बात और है कि विद इट्स जो है ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन, तो यानी कि इसका मतलब कि इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित।
अगला जो मीनिंग है दोस्तों आपका वी है जो एड्रेसी यानी कि प्रेषिती। एड्रेसी किसे कहते हैं? एड्रेसी यानी प्रेषिती, जो कोई चीज़ भेजता है कहीं पर उसको हम प्रेषिती कहते हैं। ठीक है, प्रेषिती। ठीक, अब इसको मान लीजिए कि जिसके पास भेजा जाता है उसको हम प्रेषिती कहते हैं, जो भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। ठीक, और जिसके पास भेजा जाता है उसको हम प्रेषिती कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? मीन्स ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, ए पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर, यानी कि प्रवर्तक द्वारा, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी कि हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर, यानी कि प्रवर्तक द्वारा ऐसा व्यक्ति आशयित है। इंटेंडेड मतलब आशयित है, बाई किसके द्वारा? ओरिजिनेटर के द्वारा। किस काम के लिए? टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए, ठीक है, ये जो प्रवर्तक है उसके द्वारा आशयित हो, उसी को हम एड्रेसी कहते हैं, यानी कि उसको हम प्रेषिती कहते हैं। अब प्रेषिती का काम क्या है? टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक, इसी के लिए, और यह जो इसके रिसीव करने के लिए जो प्रवर्तक द्वारा आशयित हो उसी को हम प्रेषिती कहते हैं, यानी कि एड्रेसी कहते हैं। बट इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, यानी कि लेकिन क्या है कि इसके अंतर डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडियरी, इसके अंदर कोई भी मध्यवर्ती जो है, इंटरमीडियरी मतलब मध्यवर्ती, इसके अंतर्गत कोई भी मध्यवर्ती इसमें सम्मिलित नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछ सकता है एड्रेसी में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो आपके विकल्प में ये दे सकता है इंटरमीडियरी, तो आपको इसको गलत आंसर आपका यही रहेगा। अगला जो दोस्तों डिफिनीशन आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि न्याय निर्णय अधिकारी। ठीक, न्याय निर्णायक अधिकारी किसको हम कहते हैं? ठीक, तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी मीनिंग जो है, यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मीन्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 46, सब सेक्शन 1 ऑफ दी 46, यानी 46 धारा 46 के सब सेक्शन 1 में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की डिफिनीशन दी हुई है, यानी कि जो मतलब वहाँ पर है वही मतलब यहाँ पर समझा जाएगा। यानी कि 46 के सब सेक्शन 1 में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है कि कौन व्यक्ति एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सेक्शन आपका 2 का जो सी है, यानी कि सेक्शन 2 सब क्लास जो सी है, इसमें एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की डिफिनीशन नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ वो जगह इंगित की गई है, यानी कि वो प्लेस यहाँ पर इंडिकेट किया गया है जहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया है। तो कहाँ पर है वो सेक्शन 46 में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 46 क्या कहता है? पावर टू एडजुडिकेट। इसकी जो हेडिंग है दोस्तों 46 की, वो है पावर टू एडजुडिकेट, यानी कि इसका जो है आपका न्याय निर्णय, इसकी शक्ति, न्याय निर्णय करने की शक्ति, पावर टू एडजुडिकेट यानी न्याय निर्णय करने की शक्ति। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कौन व्यक्ति एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए कॉम्पिटेंट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हमने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन सी क्लियर नहीं करता कि कौन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, ये 46 के सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम किया है, आप इसको आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर सेक्शन 46 का जो सब सेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस ही possesses such experience in the field of information technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the central government। यानी कि कोई व्यक्ति न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सूचना प्रौद्योगिकी और जो है दोस्तों विधिक या न्यायिक अनुभव ना हो। यानी कि जब तक कि उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या आपके इनकी इस लीगल या जुडिशियल सेक्टर में जब तक उसके पास कोई अनुभव ना हो तब तक उसको जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। आगे दोस्तों इसमें अगला प्रश्न है आपका
कि हु अपॉइंट्स द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, यानी कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है। तो इसमें दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछ सकता है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आंसर आपका है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये आपको दिया हुआ इसका आंसर जो है दोस्तों, सेक्शन जो है आपका 46 सब सेक्शन 1 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हु मे द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर सकती है। ठीक, यानी कि किस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका, इसको जो है आपका सेक्शन 46 के सब सेक्शन 1 में इसके बारे में बताया गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46 अपॉइंट्स एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट टू बी एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सरकार जो है उपधारा 3 के, यानी कि उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो है भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को, यानी उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर, ठीक है, राज्य सरकार के किसी इक्विवेलेंट ऑफिसर को ही जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर सकती है। अब इसमें दोस्तों वो किस काम के लिए नियुक्त करेगी, तो यह जो है ऑफिसर जो है फॉर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वह जांच के लिए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो रीति विहित करे उसी के हिसाब से जांच करने के लिए वह नियुक्त किया जाएगा। आगे हम बताएंगे कि कब वह किस चीज़ की जांच करता है। इसमें दोस्तों व्हेन इज़ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड, यानी कि जुडिकेटिंग ऑफिसर जो है कब अपॉइंट किया जाता है। भाई ये तो जानना ज़रूरी ही है कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ती है कि जब जुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी दशा है, वह कौन सी परिस्थिति है, कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें इसको नियुक्त करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ सीधे आप 46 का जब देखेंगे, 46 का सब क्लास 1 में उसमें लिखा है कि वेयर एनी पर्सन हैज़ कमिटेड ये कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर of any rule, regulation, direction or order made thereunder which renders him liable to pay penalty or compensation। तो इसमें दोस्तों सीधे कहा गया है कि जहाँ किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या दिए गए निर्देश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन अगर किया है जो उसे शास्त्र या प्रतिकर, यानी कि which render him liable to pay penalty or compensation, यानी कि जो उसे शास्त्र या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है। ठीक, अगर ऐसा कोई काम किया है तो फिर क्या होगा दोस्तों, देन अगर किसी ने ऐसा काम किया है, कंट्रावेंशन किया है, इन चीज़ों का उल्लंघन किया है, देन फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग अंडर दिस चैप्टर, यानी फिर क्या होगा, इस अध्याय के दिन न्याय निर्णय करने के प्रयोजन के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर द इंक्वायरी ऑफ एबव कंट्रावेंशन। तो फिर क्या होगा दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह इस अध्याय के दिन न्याय निर्णय के प्रयोजन के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को उसकी इंक्वायरी के लिए जो एबव जो कंट्रावेंशन है, जो उल्लंघन है, उसकी जांच के लिए फॉर इंक्वायरी ऑफ एबव कंट्रावेंशन, उसकी जांच के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आगे जो दोस्तों जुरिस्डिक्शन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, अब ये भी जानना जरूरी है कि इसका जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब उसका क्या क्षेत्राधिकार होगा। तो इसमें जो है दोस्तों ये जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, आप सेक्शन जो है आपका 46 सेक्शन 46(1) काम है, ये दिया हुआ है, यानी कि 1A में दिया 1A में दिया हुआ है कि द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 46
shall exercise jurisdiction to adjudicate matter in which the claim for injury or damage does not exceed रुपीज़ 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ तक के जो भी वैल्यूएशन है उसके लिए जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उस मामले की सुनवाई करने के लिए। अगर 5 करोड़ से, यानी कि अगर 5 करोड़ तक के मामले, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, 5 करोड़ तक के मामले की सुनवाई के लिए जो है, अगर ऐसा कोई कंट्रावेंशन है जो 5 करोड़ तक है या उसके अंदर है, तो फिर उसकी जांच के लिए जो है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। आगे दोस्तों क्या है, यहाँ पर इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जुरिस्डिक्शन पूछेगा कितने तक उसका जुरिस्डिक्शन है। आगे प्रोविजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट द जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेजेस एक्सीडिंग रुपीज़ 5 करोड़ शैल बेस्ट विद कॉम्पिटेंट कोड। अगर दोस्तों ये जो है आपका जो इंजरी या डैमेजेस जो है एक्सीडिंग रुपीज़ 5 करोड़ अगर उससे अधिक है तब क्या होगा, सेल बेस्ड विद कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो फिर जो जुरिस्डिक्शन है वो किस में बेस्ड हो जाएगा, यानी किस में निहित होगा, वो एक सक्षम न्यायालय में निहित होगा, यानी कि फिर उसकी सुनवाई एक सक्षम न्यायालय ही करेगा। आगे दोस्तों जो है आपका, आगे देखिए फिर आपका सेक्शन 46(2) क्या कहता है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि जब मान लीजिए कोई अपॉइंट होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, फिर वो प्रोसीडिंग कैसे करेगा, फिर वो कार्यवाही कैसे करेगा, क्या उसके सुनवाई का मौका देगा या बिना सुनवाई का मौका दिए ही उसको पनिश करेगा। तो इसमें प्रोसीजर बताया गया है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन रिफर टू इन सब सेक्शन 1 ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसको उपयुक्त अवसर देगा उसके बाद फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर एंड इफ ऑन सच इंक्वायरी he is satisfied that the person has committed the contravention, he may impose such penalty or award such compensation as he thinks fit in accordance with the provision of that section। यानी कि उसको सुनवाई का अवसर देगा। अगर वह पाता है कि वह उसने ऐसा किया है तो फिर उसको जैसा उचित समझे वैसा कंपनसेशन देगा या उसको ऐसा ठीक है न्याय निर्णय करेगा।